हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज के इस वीडियो में मैं भारत की जनसंख्या पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा करूंगा। कोई भी जीके का प्रश्न आता है तो सामान्य रूप से कोई न कोई प्रश्न उसमें जनसंख्या से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। महाविद्यालय कॉलेज शिक्षा निर्देशालय के द्वारा एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसे ज्ञान सुधा सक्सेस साथी का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के युवा जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प के लिए महाविद्यालय शिक्षा में कार्यरत विषय के विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्याख्यान अपलोड किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उनकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो सके और वह सक्सेस प्राप्त कर सके। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो प्रस्तुत वीडियो है इसमें भारत की जनसंख्या के संदर्भ में अब तक जितने भी पेपर्स आए हैं उन सभी पेपरों का गहन अध्ययन करके उन प्रश्नों को निकाला गया है जो सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो है वो हमारे जो युवा वर्ग है जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाभप्रद होगा। सामान्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें भारत में सबसे पहले विधिवत जनगणना कब प्रारंभ हुई। सामान्य रूप से जनसंख्या का जो अगर हम डाटा देखते हैं तो सब सोचते हैं कि 1881 में हमारे यहाँ विधिवत जनसंख्या प्रारंभ हुई और विद्यार्थी शायद कई बार उसी को टिक कर देते हैं, जबकि इसका सही आंसर है 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के समय भारत में विधिवत जनगणना प्रारंभ हुई थी। अगर ये पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तब अपने को लिखना है 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के समय भारत में तब से ही हमारे यहाँ नियमित रूप से जनसंख्या की गणना की जा रही है। इसी प्रकार से बहुत सारे पेपरों में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या की गणना कितने सालों बाद में की जाती है, तो इसका आंसर है 10 साल। प्रत्येक 10 साल में हमारे यहाँ पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है। आप देखिए कि 2001 में पॉपुलेशन का काउंटिंग हुआ था, उसके बाद 2011 में पॉपुलेशन का काउंट किया गया, अभी 2021 में पॉपुलेशन का काउंटिंग किए जाने की प्लानिंग की जा रही है। इस प्रकार से प्रत्येक 10 साल में पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया जाता है। चूँकि पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करना बहुत श्रम लगता है, बहुत समय लगता है, इसलिए प्रतिवर्ष इसका डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता है। यही कारण है कि हर 10 साल में इसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी पूछा गया कि 2011 की जनगणना के जो समांक एकत्रित किए गए थे उस प्रश्नावली में कितने प्रश्नों की संख्या थी, तो ये भी हमको ध्यान में होना चाहिए। उसमें 29 प्रश्न पूछे गए थे। इसी प्रकार से कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 2000 की जो जनगणना है वो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो सामान्य रूप से विद्यार्थी इसका आंसर देने में उनको काउंटिंग करने की ज़रूरत हो जाती है कि 1947 के बाद 51 में हुई होगी, 61 में हुई होगी। तो विद्यार्थी इसमें थोड़ा सा टाइम खराब नहीं करें, तो उनको सीधा सा ध्यान ये रखना है कि 7वीं जनगणना 2011 में थी और 8वीं जनगणना जो है 2021 में स्वतंत्र भारत की होगी। इसी प्रकार से बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो इसका आंसर आएगा 121.02 करोड़, यानी 121.02 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। इसी प्रकार से कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। अब विद्यार्थियों के पास 2001 का डाटा याद नहीं रहता है, 2011 का डाटा उनको याद होता है, तो ऐसी स्थिति में कितनी वृद्धि हुई उसके बारे में वो बताना थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको याद रखना चाहिए कि 18.1 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 2001 से लेकर 2011 के बीच। इसी प्रकार से
कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि कितनी रही। तो अगर आप वृद्धि दर को देखेंगे तो अगर वार्षिक वृद्धि दर पूछे तो आपको 1.77% लिखनी है, और 10 वर्षीय वृद्धि दर पूछी जाए तो 17.72% रहेगी। इसके अलावा कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सामान्य रूप से इसका आंसर सबको पता होता है कि उत्तर प्रदेश में है, पर एकाध प्रश्न में यह भी पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या थी। तो लगभग 19.99 करोड़ है, तो मैंने इसको 20 करोड़ लिखा है ताकि थोड़ा सा विद्यार्थियों के ध्यान में रह जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक पेपर था, उसमें यह भी पूछ लिया गया था कि उत्तर प्रदेश में देश के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवासित है। तो उसका भी आंसर आपको आना चाहिए। लगभग 16.49% जनसंख्या जो भारत की है वो उत्तर प्रदेश में निवासित है। अब कई बार प्रश्न थोड़ा सा अलग हटकर भी पूछ लिया जाता है कि देश की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो हम देखेंगे कि राज्यों की अगर बात की जाए तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी भारत के सभी राज्यों में जनसंख्या सबसे कम है। यहाँ की जनसंख्या 6.07 लाख ही है। इसके अलावा जनसंख्या का घनत्व के बारे में भी जनसंख्या के पेपर से प्रश्न, जनसंख्या के चैप्टर से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या का घनत्व किसे कहा जाता है। तो हम इसके बारे में आंसर लिख सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या औसत रूप से रहती है उसे जनसंख्या के घनत्व की संख्या दी जाती है। और जनसंख्या का घनत्व निकालने के लिए सामान्य रूप से क्या किया जाता है कि जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। मान लीजिए जैसे हमको राजस्थान की जनसंख्या का घनत्व निकालना है, तो हम देखेंगे कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान की जनसंख्या को राजस्थान के क्षेत्रफल से विभाजित करेंगे तो जनसंख्या का घनत्व आ जाएगा। इसी प्रकार से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर है 382 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा राजस्थान की जनसंख्या के इसके अलावा जनसंख्या के लिंगानुपात पर भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लिंगानुपात किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होता है 1000 पुरुषों के पीछे 1000 पुरुषों के अनुपात में जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। मान लीजिए 1000 पुरुष के अनुपात में महिलाओं की संख्या 940 ही है, तो हम लिंगानुपात 940 बोलेंगे। जैसे कि 2011 में अगर हम देखें लिंगानुपात को तो ये 940 है। अगली बात ये होती है, कई बार क्या होता है हमारे यहाँ साक्षरता का डाटा के बारे में बात की जाती है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि साक्षर कहा कैसे जाता है। तो जो 7 साल की आयु का जो व्यक्ति पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। ये माना जाता है कि 7 साल से कम आयु का जो बच्चा है वो अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो भी उसको निरक्षर नहीं मानेंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि 7 साल बाद वह जब स्कूलिंग जाएगा 6 साल 7 साल बाद, तो हमारे यहाँ 7 साल के बाद जो पढ़ सकता है लिख सकता है, चाहे वो अपना साइन ही करता हो, तो उसको साक्षर माना जाता है। और 7 साल से कम वाले को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें साक्षरता के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल साक्षरता कितनी है। तो इसका आंसर होगा 74.04%। ये कुल साक्षरता है, इसमें महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता अलग अलग होती है। अगर आप देखें 2011 के आधार पर भारत में पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो ये आएगा 84.14%, और अगर महिला साक्षरता की बात की जाए भारत की तो आएगा 65.46%। अब कई बार प्रश्न ये भी होता है कि साक्षरता की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो ये सामान्य रूप से सबको पता होता है कि केरल एक ऐसा राज्य है जो साक्षरता की दृष्टि से सबसे टॉप पर है। केरल की लगभग 93.91% जनसंख्या साक्षर है। इसके अलावा साक्षरता के आधार पर भारत का सबसे कम जो साक्षर जिला राज्य है उसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यह है बिहार है। यहाँ की साक्षरता आज भी 63.82% ही है। और अगर हम राज्यों की दृष्टि से देखें तो बिहार का सबसे अंतिम स्थान आता है।
2011 में जनगणना कौन सी हुई, अगर हम देखें 1881 से हमारे यहाँ नियमित जनगणना हो रही है, तो उस आधार पर हम बोलेंगे कि 15वीं जनगणना 2011 में हुई। ये प्रश्न भी काफ़ी RAS लेवल तक में भी पूछा गया है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत आबादी विश्व की यहाँ रहती है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो 17.5% रहती है। इसके अलावा कई बार ये पूछा जाता है कि 1911 में एक ऐसा साल रहा जब भारत की जनसंख्या पिछले दशक की तुलना में जनसंख्या में कम वृद्धि हुई। उसके बाद ऐसा कौन सा साल रहा? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 1911 के बाद ऐसा कौन सा साल रहा जब भारत की जनसंख्या में पिछले दशक की तुलना में कम वृद्धि हुई? तो ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ये 2011 है, जिसमें अगर नंबर ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखें तो पिछले दशक की तुलना में कम हुआ। इसके अलावा लिंगानुपात की स्थिति के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम लिंगानुपात भारत का किस जिले में है? तो ये हरियाणा का एक झज्जर जिला है। वहाँ 1000 पुरुषों के पीछे 744 ही महिलाएं हैं। इसके अलावा नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ 2011 में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई। बाकी भारत के सभी राज्यों में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट पॉजिटिव रही है। नागालैंड में ये -0.58% रही है। इसके अलावा जनसंख्या का घनत्व अगर हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली ऐसा जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है। दिल्ली के 1 वर्ग किलोमीटर में 11,320 व्यक्ति निवासित हैं। अगर जनसंख्या के घनत्व के आधार पर हम राज्य की बात करें तो राज्यों के आधार पर बिहार ऐसा राज्य है जहाँ जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति निवासित हैं। इसके अलावा कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है? तो हम सामान्य रूप से इसको सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है तो उसकी जो जनसंख्या वृद्धि होगी वो सर्वाधिक रही होगी, जबकि इसका सही आंसर है मेघालय। वहाँ 27.95% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा 2001 से लेकर 2011 के बीच में। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में की बात करें तो दादरा व नगर हवेली में 55.88% जनसंख्या वृद्धि का ग्रोथ रहा है। और अगर हम देखें कि सबसे कम ग्रोथ रेट की बात करें तो चूंकि केरल में साक्षरता बहुत अधिक है, इसलिए वहाँ जनसंख्या वृद्धि बहुत कम है। केरल में केवल 4.9% ही पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ 2001 से लेकर 2011 तक। भारत की जनसंख्या नीति के अनुसार हमने 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा है। और अगर हम देखें कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां बाल लिंगानुपात बहुत कम है, यानी वहाँ के जो बच्चे हैं उनमें तो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में है। इसके अलावा बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी प्रश्न पूछा गया कि हमारे यहाँ जो 1 अरबवा शिशु जन्म लिया उसका क्या नाम रखा गया? तो उसका नाम आस्था रखा गया। कभी कभी ग्रामीण और शहरी जनसंख्या कितने परसेंट है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमारे यहाँ शहरी जनसंख्या 27.78% है और रूरल पॉपुलेशन है वो 72.22% है। इसके अलावा किस राज्य की शहरी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? तो हम सामान्य रूप से सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है, पर अगर प्रतिशत के बारे में पूछ लिया जाए तो शायद हमें न पता हो। ये 42.2% है। इसके अलावा ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया कि भारत की जनसंख्या का महान विभाजक साल किसे माना गया है? तो ये 1921 ऐसा साल है जो भारत की जनसंख्या का सबसे बड़ा विभाजक साल है। ये लगातार 1872 से हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती रही। केवल 1921 ही एक ऐसा साल रहा है जहाँ पॉपुलेशन में गिरावट दर्ज की गई। तत्कालीन समय में प्लेग, अकाल, सूखा ऐसी कई समस्याएं थी जिसके चलते हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने के स्थान पर घटी थी। इसके अलावा कई बार ये पूछा जाता है कि किस राज्य का जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है जिसका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा महिला साक्षरता
की दर किस राज्य में सबसे कम है, तो चूंकि बिहार में पुरुष साक्षरता और ओवरऑल साक्षरता भी सबसे कम है, तो बिहार में महिला साक्षरता की दर भी सबसे कम है। 53.3% यहाँ की महिलाएं ही साक्षर है। इसके अलावा भारत की जनसंख्या वृद्धि के आधार पर अगर हम देखें या पॉपुलेशन ग्लोब के आधार पर देखें तो हमारी 1 करोड़ जनसंख्या कब हुई, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये मई 2000 में हमारी जनसंख्या ने 1 करोड़ के आंकड़े को प्राप्त किया। 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, इसके बारे में भी प्रश्न हमारे यहाँ पूछा गया है। तो ये लक्षद्वीप है, 92.28% है। लिंगानुपात वृद्धि व जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा एक देवी रूपक योजना चलाई जा रही है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं, पर अगर मुख्य कारण की हम बात करना चाहेंगे तो मुख्य कारण हमारे यहाँ मृत्यु दर में होने वाली कमी की वजह से पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। इसके अलावा हमारे यहाँ 1951 जो ईयर है इसको जनसंख्या का लघु विभाजक साल माना जाता है, क्योंकि ये ऐसा समय था जहाँ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी। इसके अलावा धर्म के आधार पर भी पूछा जाता है कि भारत में किस धर्म की पॉपुलेशन सर्वाधिक है, तो इसका आंसर आएगा हिंदू धर्म, 79.80% है। पॉपुलेशन के आधार पर अगर हम भारत के 3 बड़े राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में है। सेकंड पर महाराष्ट्र का नंबर आता है, थर्ड पर बिहार का नंबर आता है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात या सबसे ज़्यादा स्त्रियों के पक्ष में जो लिंगानुपात है वो केरल में है। वहाँ 1000 पुरुषों के पीछे 1084 महिलाओं की संख्या है। और सबसे कम लिंगानुपात की बात कई बार पूछ ली जाती है, तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ 1000 पुरुषों के पीछे 877 ही महिलाएं हैं। और अगर देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो माहे, पांडुचेरी राज्य में माहे एक नाम का जिला है जहाँ लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। वहाँ 1100 से भी ऊपर 1000 पुरुषों के पीछे महिलाएं हैं। और अगर देश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला भी कई बार पूछा गया है तो ये है सरचीप, मिजोरम है, जहाँ 98.76% पॉपुलेशन एजुकेटेड है, साक्षर है। और सबसे कम साक्षरता का प्रश्न पूछा गया, पर ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के प्रशासनिक सेवा वाले पेपर में ही मिला। तो ये है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश, 37.22% यहाँ सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। अगर जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े ज़िले की बात की जाए तो महाराष्ट्र में ठाणे एक ऐसा ज़िला है जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे छोटा ज़िला भी अगर पूछ लिया जाए तो चूँकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम पॉपुलेशन है, तो दिबांग एक अरुणाचल प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जहाँ की पॉपुलेशन सबसे कम है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा बोली कौन सी बोली जाती है, तो हमारे यहाँ हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, 43.63% होती है। इसके अलावा अनुसूचित किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। इसके अलावा देखिए देश की जनसंख्या नीति को देखिए देश की जो 2000 की जनसंख्या नीति है उसमें हमने 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा था, पर अभी पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हुए और जो सरकार के द्वारा जो निरोधक उपाय अपनाए जा रहे हैं उनके प्रति जन उदासीनता को देखते हुए ये लक्ष्य बढ़ाकर हमने 2075 तक कर दिया। अगर हम जाति आधार पर पॉपुलेशन की बात करें तो 1872 में जाति आधार पर पॉपुलेशन हमारे यहाँ स्टार्ट की गई, 1931 तक चली, उसके बाद बीच में बंद कर दी। अभी 1 नवंबर 2011 से वापस हमने स्टार्ट करी है। अगर हम देखें कि किस दशक में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ रहा और उसको छलांग दशक माना जाता है, तो हमारे यहाँ 1951 से 61 में जनसंख्या का ग्रोथ रेट बहुत अधिक रहा, इसलिए इसको छलांग दशक कहा जाता है। और अगर सर्वाधिक वृद्धि दशकीय वृद्धि की दृष्टि से देखें तो 1961 से 71 में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दशक में वृद्धि रही है। अगर लिंगानुपात के आधार पर देखें तो केरल के बाद में दूसरा स्थान तमिलनाडु का आता है। 2011 में जो जनसंख्या
का हमने जो जनगणना करी थी उसका स्लोगन हमारे यहाँ रखा गया, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। और इसकी जो शुभंकर थी वो प्रगणन मतलब यानी जनसंख्या का डाटा कैलकुलेट करती हुई शिक्षिका को शुभंकर के रूप में रखा गया था। भारत के प्रथम जनसंख्या आयुक्त के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो यह WC प्लाउडेन। जनसंख्या नीति 2000 जो बनी थी वो स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनी थी। और अगर हम बाल लिंगानुपात की बात करें, यानी जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनमें 1000 जो मेल चाइल्ड है उनके अगेंस्ट में फीमेल चाइल्ड की संख्या 919 ही है। अगर हम देखें कि किस रेखा, कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस रेखा के आसपास पॉपुलेशन की बसावट सबसे ज़्यादा है, तो चूंकि कर्क रेखा पर है और कर्क रेखा हमारे मध्य से गुजरती है तो कर्क रेखा के आसपास पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। लिंगानुपात अगर विश्व के बारे में पूछा जाए तो 1984 है। 2011 की जनगणना की जो थीम रखी गई है इसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसका रहेगा जन भागीदारी से जन कल्याण। और अभी 2021 की जो जनगणना है उसमें पहले हमारे यहाँ 29 प्रश्न रखे गए थे, अभी 31 प्रश्न रखे गए हैं। इसमें कई प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न हैं कि आपके घर में AC है, क्या आपके फ्रिज है, क्या आपके TV है, क्या आपके कार है, क्या आपका मकान पक्का है या कच्चा है, आपके पास यातायात का साधन कौन सा है। बहुत सारी चीज़ें होती है। इस प्रकार लगभग 31 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं जो पॉपुलेशन का डाटा के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड के डाटा को भी बताएंगे। 2000 की जनगणना एक पूरी तरह से अनूठी जनगणना है, क्योंकि यह जनसंख्या पहली बार ऐसी हो रही है जिसमें बिना कागज़ के केवल मोबाइल के आधार पर ही, मोबाइल के ऐप के आधार पर ही जनगणना का कार्य किया जाएगा। तो ये हमने कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने रखे जो सामान्य रूप से जनसंख्या वाले चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। हम ऐसे ही और वीडियो बनाएंगे जिसमें जो प्रश्न बार बार आए जा रहे हैं उससे आपको परिचित कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।